बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक व्यवस्था उपागम। देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत राज्य एवं सरकार के औपचारिक अध्ययन के साथ ही इनके अनौपचारिक अध्ययन पर भी जोर दिया है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा इस वास्तविकता को प्रकट करती है कि राज्य एवं सरकार जैसी संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति, कार्य व भूमिका व्यवहार में समाज के अनौपचारिक जो समूह हैं, जैसे कि धर्म है, वर्ग है, जाति है, दबाव समूह आदि, राजनीतिक मनोवृत्तियों जिनको हम दृष्टिकोणों कह सकते हैं, तथा व्यक्तियों के पारस्परिक अंतर संबंधों से प्रभावित, सीमित और मर्यादित होती है। राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। जैसे कि रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का ऐसा दृढ़ रूप है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति अथवा सत्ता शामिल रहती है। इसके अलावा लास्वेल एवं कैपलान के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जो कठोर दंड के वास्तविक प्रयोग अथवा इसके प्रयोग की धमकी द्वारा नीतियों को लागू करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सभी परिभाषाओं में विभिन्न रूपों में एक प्रमुख तत्व का उल्लेख किया गया है और वह तत्व है शक्ति। वस्तुतः शक्ति ही राजनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा आधारभूत लक्षण है जिसके कारण अनेक बार इसे शक्ति व्यवस्था भी कहा जाता है। शक्ति के तत्व के कारण ही कोई राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों के निर्माण एवं उनको लागू करने में सक्षम होती है। अतः इसी आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में उन सभी पक्षों की गिनती की जाती है जो मूल्यों के निर्माण एवं इन्हें लागू करने की प्रक्रिया की दृष्टि से औचित्यपूर्ण शासन कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस रूप में किसी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की कुछ इकाइयां हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि शासन एवं प्रशासन की समस्त वैधानिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, हित समूह, राजनीतिक मनोवृत्ति, धार्मिक, जातीय, नस्लीय, भाषाई, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समूह और अनियमित समूह। कुल मिलाकर के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मुख्य जो बात है वो यही है कि इसकी निर्माणक इकाइयों में केवल उन्हीं सभी संस्थाओं, समूहों एवं व्यक्तियों की गिनती की जाती है जिनकी अंतर्क्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय निर्माण से संबंधित होती हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख गुणों की या पहलुओं की। पहला है औचित्यपूर्ण सत्ता अथवा वैध बाध्यकारिता। राजनीतिक व्यवस्था का एक विशेष गुण उसमें वैध बाध्यकारी बल यानी उसमें औचित्यपूर्ण सत्ता होती है, जिसके द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण समाज के हितों की विभिन्नता में सामंजस्य उत्पन्न करती है। दूसरा है व्यापकता। राजनीतिक व्यवस्था अपनी संरचना की दृष्टि से अत्यंत विस्तृत होती है। इसका दायरा बड़ा होता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में केवल वैधानिक संस्थाएं शामिल नहीं होती, अपितु उसमें पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह, धार्मिक, आर्थिक, जातीय और नस्लीय समूह भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो पारस्परिक निर्भरता। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भाग जो इकाई हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। इसका सीधी सी अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था कि किसी एक भाग में परिवर्तन आने पर उसके अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है और ह्यूमन बॉडी का कोई ऑर्गन अगर प्रभावित होता है तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, उसी तरीके से। अब है सीमाओं का अस्तित्व। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं और वह किसी एक बिंदु से शुरू होती है और किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर समाप्त होती है। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमाओं का अस्तित्व है और ये सीमाएं अन्य व्यवस्थाओं की सीमाओं से भिन्न भी होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं। अब हम चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं पर या उसके लक्षणों पर। पहला जो है वो है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता होती है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किसी भी प्रकार के समाज की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक समाज के पास अंतः क्रियाओं के एक ऐसी औचित्यपूर्ण शक्ति व्यवस्था होती है जो उसकी आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था को बनाए रखती है। दूसरा है राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जरूर होती हैं जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती हैं। इन राजनीतिक संरचनाओं की मदद से ही राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य करती है। नेक्स्ट जो है वो है राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक कार्यों को अवश्य करती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई राजनीतिक व्यवस्था 4 निवेश कार्यों को करती है। एक राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले 4 जो निवेश कार्य हैं जिनको इंग्लिश में इनपुट कहते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे राजनीतिक भर्ती, हितों का स्पष्टीकरण, हितों का समूहीकरण यानी उनको एग्रीगेशन, उनको इकट्ठा करना, एक जगह करना, एकत्रीकरण करना, राजनीतिक संचार।
और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो निर्गत कार्य हैं वो है नियम निर्माण, नियमों को लागू करना और नियमों के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य। नेक्स्ट जो है विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की है वो है राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली राजनीतिक संरचनाएं बहुल कार्यवादी होती हैं। प्रत्येक राजनीतिक संरचना किसी विशिष्ट कार्य को करती है, किंतु वह इस विशिष्ट कार्य के अलावा कुछ अन्य या अनेक कार्यों को भी करती है। राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप से मिश्रित लक्षण वाली भी होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती जिसे पूरी तरह से परंपरागत अथवा पूरी तरह से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था कहा जा सके। यानी उसका स्वरूप जो है वो मिश्रित होता है, मिला जुला होता है। उसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों की। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम के दो कार्य होते हैं, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट को हिंदी में निवेश बोलते हैं और आउटपुट को निकास। राजनीतिक व्यवस्था के इन दोनों कार्यों को समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को एक मशीन की उपमा दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे समझने के लिए, जैसे किसी मशीन का मुख्य कार्य कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलना है। मशीन के संदर्भ में हम कच्चे माल को निवेश तथा उत्पादित माल को निकास कहते हैं। इस प्रकार मशीन के दो प्रमुख कार्य हैं। यह कच्चे माल को ग्रहण करके निवेश संबंधी कार्य करती है और यह कच्चे माल को उत्पादित माल में बदल करके निकास संबंधी कार्य भी करती है। एक राजनीतिक व्यवस्था भी लगभग एक मशीन की तरह ही निवेश एवं निकास संबंधी कार्यों को करती है। यह अपने पर्यावरण से उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, डिमांड्स, उनको तो निवेश के रूप में ग्रहण करती है और इन मांगों के अनुसार विभिन्न नीतियों एवं कानूनों को बनाती है और उन्हें लागू करती है, जिन्हें हम राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कार्य कह सकते हैं। अब देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में दो विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। एक तो डेविड स्टन है और दूसरा आमंड है। पहले हम स्टन ने जो राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में सामान्य व्यवस्था अथवा राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को दो ही भागों में बांटा है, जैसा हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एक निवेश ये और दूसरा निर्गत। ये राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे कार्य हैं जो उसे गति देते हैं। समस्त निवेश कार्यों को स्टन ने दो प्रकार के बताया है। एक तो निवेश मांगे और दूसरा निवेश समर्थन। निवेश मांगों के अंतर्गत इस चार प्रकार की मांगे आती हैं। व्यवहार का नियमन करने वाली मांगे, सेवाओं एवं वस्तुओं की प्राप्ति की मांगे, राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगे और सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे। जहाँ तक निवेश समर्थन की बात है, किसी राजनीतिक व्यवस्था की क्रियाशीलता तथा स्वयं व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे समर्थन की जरूरत होती है, जिसे निवेश समर्थन कहा जाता है। निवेश समर्थन राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन के लिए ऊर्जा का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं निकास कार्यों की। राजनीतिक व्यवस्था निवेश को निकास में बदलती है। इसका सरल अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन में निवेश मांगों के रूप में कच्चे माल के रूप में डाला जाता है और यह अपनी क्षमता एवं स्थिति के अनुसार उसे नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रम आदि के रूप में उत्पादन में बदल देती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के कुछ पक्षों को लाभ प्राप्त होता है और कुछ पक्ष इस लाभ से वंचित होते हैं अथवा उन्हें हानि होती है। इसे ही डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था द्वारा मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण कहा है। तो इस तरीके से ये डेविड स्टन का सिद्धांत था। अब हम बात कर लेते हैं आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान की। आमंड ने भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों का विवरण तथा अपने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान का प्रतिपादन कोलमैन के साथ लिखी गई पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में किया है। आमंड ने अपने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान में स्टन की तरह 3 चरण स्वीकारे हैं: निवेश, रूपांतरण और निकास। आमंड ने स्टन की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रमुख कार्य भी बताए हैं, वही निवेश कार्य और निकास कार्य। निवेश कार्यों में वो 4 प्रकार की बातें करता है: राजनीतिक समाजीकरण या भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण या उनका एकत्रीकरण और राजनीतिक संचार। राजनीतिक समाजीकरण जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों, मूल्यों, विश्वासों तथा परिवर्तन संबंधी धारणाओं को वर्तमान पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। हित स्पष्टीकरण की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में चलने वाली ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न समूहों के माध्यम से अपनी मांगों को नीति निर्माताओं के सामने रखते हैं। राजनीतिक संचार की अगर बात करें तो राजनीतिक संचार ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न सदस्य किसी राजनीतिक घटना अथवा परिवर्तन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निकास कार्यों की। आमंड ने निकास कार्यों को राजनीतिक व्यवस्था की उपलब्धियां माना है। उसका मत है कि निकास कार्य
व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां, लाभ एवं सुविधाएं हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है: नियम निर्माण करना, नियमों को लागू करना और नियमों के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करना। तो इस तरीके से ये आमंड ने भी राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अपना सिद्धांत दिया है। अब हम राजनीतिक व्यवस्था उपागम का महत्व देख लेते हैं। देखिए, एक तो यह है कि ये राज्य एवं सरकार में के केवल वैधानिक अध्ययन के स्थान पर, यानी केवल कानूनी अध्ययन ही नहीं करता, समस्त राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को उचित मानती है। इससे राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो विस्तृत हुआ है, व्यापक हुआ है। दूसरा महत्व है, इसने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाया है। इसने उन कारकों को भी प्रकट किया है जो किसी समाज के संपूर्ण राजनीतिक जीवन को क्रियाशील और गतिशील बनाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की अवधारणा ने इस तथ्य का विश्लेषण करने की चेष्टा की है कि व्यक्तियों एवं समूहों की प्रकारात्मक आवश्यकताएं राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इस अवधारणा ने राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों एवं विकास की स्थिति का विश्लेषण किया है और इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद सामर्थ्य के तत्व का महत्व बताया है। यह अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं कार्य प्रणाली का विश्लेषण करके ये बतलाती है कि आने वाले संकट का हल किस प्रकार किया जा सकता है। इस अवधारणा का आधार कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, अतः इसके कोई मूल्यात्मक पूर्वाग्रह भी नहीं है, अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के इसलिए उपयोगी माना जा सकता है। धन्यवाद।